रुपए थे नहीं तो किताबों के लिए बड़ा लड़ना पड़ता था। मैं आया और मम्मी पापा कटाई कर रहे थे। मैंने आके उनसे कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे एक मौका और दो। मैं खेत में ही उनके साथ ऐसे गिड़गिड़ाने लगी। मेरी जिद थी कि मैं आके डायरेक्ट खेत में आ जाऊंगा, भैंस चरा लूंगा, लेकिन मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। वो जिद बढ़ती गई और मेरा सफर बढ़ने के साथ ये हुआ कि दोस्तों, मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं 2 लाइन से। अपने आप को मनवाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं, समुद्र मेरे घर आता है। इस कतरे का नाम है संजय राव, जो आपके सामने खड़ा है। मैं झुंझुनू के एक गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा जी एक किसान हैं। वो किसान है, 4 बीघा ज़मीन है, तो वो जनरली क्या करते हैं कि दूसरों की ज़मीन पर किसी तीसरे से पानी लेके अपनी ज़मीन जोतते हैं। 4 बीघे ज़मीन थी तो इसलिए वो सफिशिएंट नहीं थी। शुरुआत में हम रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। तो जब मैं 5 साल का हुआ तो मैं बच्चों के साथ मैं भी स्कूल जाने लग गया। लेकिन मेरे मम्मी पापा की प्रायोरिटी थी, वो प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन कम थी और जो घर का जैसे भैंस चराना था वो ज़्यादा थी। जब भी उन्हें कहीं लगता था तो वो साथ भेज देते थे कि आज बेटा तो भैंस चरा के आई हो, स्कूल तो बाद कल देखते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि ऐसे स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। हमारी एक छोटी सी स्कूल थी, उसमें टाइम बीतता गया, मैं स्कूल जाता गया। मेरी जिद थी कि मैं आके डायरेक्ट खेत में आ जाऊंगा, भैंस चरा लूंगा, लेकिन मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। वो जिद बढ़ती गई और मेरा सफ़र बढ़ने के साथ ये हुआ कि मैं 8th क्लास में पहुंच गया। 8th क्लास में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट आया और अचानक मैं डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट में आ गया। वो एक वाटरशेड मूवमेंट था, मेरे परिवार के लिए भी, मेरे लिए भी। उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि मेरा काम यहाँ भैंस चराना या लोगों के बीच रहना नहीं है, मेरा काम एजुकेशन में कुछ बेहतर करना, कुछ बड़ा बनना है। लेकिन ये जो हमारा टाइम था ये बड़ा कठिन था। उसका कारण ये है कि हम झोपड़ी में रहते थे और एक चिमनी, जो समझते हैं केरोसिन डाल के जो चिमनी है, उससे हम पढ़ते थे। हवा चल जाती थी तो चिमनी बुझ जाती थी, तो हमें किसी कोने में जाके बैठना होता था। रुपए थे नहीं तो किताबों के लिए बड़ा लड़ना पड़ता था। मुझे इंसिडेंट याद है कि 8th क्लास की एग्ज़ाम हो रही थी, तो एक दोस्त था, उसके पास हमारे क्या है कि संजीव पासबुक का बड़ा जोर था उस टाइम, तो हम वो उसको पढ़ के जाते थे। तो रात को पढ़ता था और एग्ज़ाम चलती थी तो बोलता था कि सुबह 4 बजे आ सकता है, सुबह 4 बजे से 6 बजे पढ़ सकता है। तो मैं उठ के उसके घर जाता था, सुबह 4 बजे लाता था, चिमनी जलाता था अपनी केरोसिन की, बैठ के उस पसीने में बैठ के सुबह 2 घंटे पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने जाता था। तो 8th क्लास के बाद जब मैं 9th क्लास में था तो एक बार मेरे फूफो जी आए। वो एक तरीके से मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। वो फूफो जी आए, उन्होंने देखा कि इस बच्चे को बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। वो मुझे अपने गांव ले गए, तो मुझे 10th की पढ़ाई वहीं कराई और 10th में मैंने एक बार फिर मेरिट लिस्ट में मैंने प्राप्त किया। मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या हुआ कि जब मैं फूफो जी के पास था तो उनके पास घर पर अखबार आता था। एक दिन अखबार में आया कि ये IIT का स्टूडेंट है, इसे 36 लाख का पैकेज मिला। तो मुझे फूफो जी ने बताया कि एक IIT एक इंस्टीट्यूशन होता है, और अगर तेरे अंदर असली दिमाग है तो इस IIT JEE के एग्ज़ाम फोड़ के दिखा। अब मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन मेरे दिमाग में सेट हो गई कि मुझे IIT JEE के एग्ज़ाम फोड़नी है। और जब मेरी 10th में मेरिट आ गई तो मेरे घर पर सिचुएशन ऐसी थी नहीं, तो मैंने बोला कि मेरे पापा को कि मैं इस IIT JEE की तैयारी करूँगा। सभी स्कूल वाले आते थे कि इसको हम फ्री पढ़ाएंगे, और हमारे गांव में एक कला है, उसमें कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ गया, 8th 3rd ग्रेड से भी पास हो गया, 10th 3rd ग्रेड से भी पास हो गया, तो बोला उसमें फौज में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ। तो मुझे बोलने लगे कि एयरफोर्स में चलाया जाएगा, अच्छा है, अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं IIT JEE की तैयारी करूँ। तो किसी ने घर के पास में मेरे पापा जी को बोल दिया कि उस टाइम क्या हुआ था कि हमने झोपड़ी से घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसने कहा कि IIT JEE की एग्ज़ाम होती है ना, एक जुआ है,
और ये हमारे लोगों का काम नहीं है। तो वो मेरे पापा जी के दिमाग में सेट हो गया और उन्होंने मेरे को विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, तुम मुझे वापस झोपड़ी पर ला के रख देगा। लेकिन मेरी जिद थी, मैंने जिद पकड़ ली, नहीं पापा जी मैं IIT JEE की तैयारी करूँगा। तो मेरे फूफा जी ने साथ दिया और उन्होंने भेजा मुझे झुंझुनू किसी स्कूल के लिए, वो सोच रहे थे वहाँ जाएगा, और मैं पहुँच गया सीकर IIT JEE की तैयारी करने। दोस्तों मैं मेरी सफलता के साथ साथ आपको असफलताएं बताऊंगा साथ में। फेलियर हुआ है कि मैं 2 साल जब मैं पहुंचा सीकर, तो मैंने 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी की, मेहनत की, लेकिन मेरा नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर एकदम से मेरे ऊपर तलवार लटक गई कि बोला था कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो रुपये वालों का काम है। मैं बड़ा निराश हो गया। मैं आया, मेरा बिट्स, मैंने फूफा जी के कहने पर बिट्स पिलानी की एग्ज़ाम दी, लेकिन वहाँ पर मुझे जो A ग्रेड ब्रांचेज होती थी वो नहीं मिली, मुझे छोटी ब्रांच हैं। तो घर सब ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि इसको बिट्स पिलानी ही भेज दो, वही बेहतर है, अब अपने पास रुपए नहीं है। तो तैयारी होगी कि पेमेंट करने के लिए शुरुआत में एडमिशन करने के लिए पूरा तैयार हो गए, लेकिन मैं अंदर से सोचता था नहीं, मुझे बिट्स पिलानी नहीं जाना, मुझे IIT JEE की तैयारी वापस करनी है। 1 साल मुझे कोटा जाके तैयारी करनी है। जब जुलाई अगस्त आ गई और एडमिशन से कुछ दिन पहले मैंने एकदम से मैं आया और मम्मी पापा कटाई कर रहे थे। मैंने आके उनसे कहा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे एक मौका और दे दो। मैं खेत में ही उनके साथ ऐसे गिड़गिड़ाने लग गया, और जब मैं गिड़गिड़ा रहा था ना, तो मेरे मम्मी पापा ने कह दिया कि चल एक मौका और देते हैं, चला जा कोटा जा और तैयारी करके आ। मैं चला गया। कोटा में जाने के बाद शायद ही मैंने 1 या 2 महीने, उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, पास के घर में एक फ़ोन था, 1 या 2 महीने कभी फ़ोन कर लेता था। मेरा मकसद ये था, मुझे न किसी त्यौहार, किसी बार, किसी दिन घर नहीं आना है, मुझे कोटा से सफल होकर आना है। और जिस दिन मैं IIT JEE का रिजल्ट आया और मैं सफल हुआ, तब मैं सोचने लग गया, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि बनाए हुए इतिहास पर चलने वाले लोग नया इतिहास नहीं बना सकते, केवल इतिहास को रिपीट कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें नया इतिहास बनाना है तो तुम्हें एक नए डिसीजन लेने होंगे, अपने आप की खुद की सुननी होगी। मैंने IIT में 4 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये प्लेसमेंट इनसे कुछ नहीं, मैं समाज के लिए करूँगा, जहाँ से उठ के आए समाज को चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ध्यान सिविल सोसाइटी और सिविल सर्विसेज पे था। मैं वहाँ से निकला। 2014 में मैंने पहली मेंस दी, मैं फिर फेल मार गया। तो मैंने कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं ये बड़ी एग्जाम होती है मम्मी पापा को। उन्होंने कह दिया कि नहीं बेटा अब रुपये नहीं है, रुपये रोज़ मेरे को याद दिलाते थे, पर मैंने कन्विंस कर लिया। मैंने 2015 में फिर मेंस लिखी। 2015 में मेंस लिखी और जब रिजल्ट आया तो मैं फिर फेल था। वहाँ पर मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई। एक तो मैं क्या करता था कि मेरे पास रुपए आते थे, वो फिक्स थे 5 से 6 हज़ार के बीच दिल्ली के अंदर। दूसरा मैंने एजुकेशन लोन लिया था, वह NPA में कन्वर्ट हो गया। और मैं आपको ये बताऊं कि ये बड़ी सिचुएशन है कि चाहे कितना छोटा लोन भी क्यों ना हो, वो लोन वाले हमारे घर आने लग गए, NPA में कन्वर्ट है। तो मैं हमेशा वसीम जी की लाइन दोहराता हूं कि गरीब लहरों पर पैरे बिठाए जाते हैं और समुद्र की तलाशी कोई नहीं देता। तो वो लोग भी मेरा मतलब घर के पीछे आ गए और घर वालों ने कर दिया स्टार्ट कि नहीं नहीं यार अब तो बहुत सिचुएशन हो गया, तो कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। लेकिन फिर मैंने एक अपनी जिद वापस से स्टार्ट कर दी कि नहीं एक बार ट्राई तो मैं और करूँगा, मुझे ये करनी है। तो हुआ ये कि मैं प्री से 2 दिन पहले मेरे को बुखार से फील होने लगी। मैंने कैसे भी करके फुल एनर्जी के साथ प्रीलिम्स थी, मैंने मैच किया, मेरा बहुत अच्छा नंबर बन रहे थे। मैं शाम को गया तो मेरे को उठा नहीं जा रहा था। मैंने थोड़ा चेकअप कराया, मेरे को पता चला डेंगू है। मैं घर गया, मैं सोचा घर जाने से कुछ हेल्प होगी। मेरे डेंगू की प्लेटलेट्स इतनी कम हो गई कि मुझे जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और वो इतनी कम हो गई, जब ब्लड चढ़ाया तो मुझे ICU में ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। अब मैं ICU में ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरे दिन मैं ICU से नॉर्मल वार्ड में आया, तो मेरे दिमाग में एक ही कैलकुलेशन चल रही कि यार मेंस का टाइम तो 3 महीने भी नहीं बचा होगा, मेरी फिजिक्स कैसे होगी, सब होगी। तो मेरे जदोजहद में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि यार मैं फिजिक्स कैसे करूँगा। तो मैंने वो छोटे डॉक्टर आए, उनको कहा कि मुझे आप छुट्टी दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा अभी तो आईसीयू से बाहर आए हो, 3-4 दिन तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बड़े डॉक्टर आए, वो काफ़ी एज थे। वो आते ही मैंने बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए आज। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी ये तो तू जो लड़ाई सिविल सर्विस से, तो उससे बड़ी लड़ाई है डेंगू। मैंने कहा नहीं सर मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, और वो चलने लग गए। थोड़ी देर चले और वापस मुड़ के आए, बोलो तुम्हें छुट्टी दे दूंगा अगर तुम मेरे से, यहाँ इतनी सी दूर जनरल वार्ड में जगह थी, अगर मेरे साथ इतनी दूर चल पड़ो तो। मैं बता रहा हूँ वो जो दूरी है ना, मैं आज सोचूं, उस टाइम मैं सोच रहा था कि ये कोई 100 किलोमीटर की दूरी है। मुझे चक्कर आ रहे थे डेंगू, और मैंने हिम्मत की कि यहाँ से मैं निकल लिया तो मैं 2 दिन बाद ही दिल्ली पहुँच जाऊँगा, मेरी फिजिक्स स्टार्ट कर दूँगा। मैं उनके साथ गिरता पड़ता ऐसे चक्कर आ रहे थे, मैं आँख यूँ कर करके चल पड़ा, वापस आया। उन्होंने कहा चलो आज शाम को आपकी छुट्टी। मैं घर आ गया, दूसरे दिन में दिल्ली आया और मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत टफ चीज़ है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा रूम ढूंढा जो केवल 2000 से 2500 के बीच मेरा खर्चा आता था। एक संकल्प इंस्टीट्यूशन है, उसमें मैंने 2000 में फिक्स कर लिया पूरे टाइम का खाना, सुबह से लेकर शाम तक का। 2 ही मेरे खर्चे थे, मैंने पूरे खर्चे लिमिटेड कर लिए। 2013 के जुलाई से मैं पास आउट होने के बाद जब तक 2016-17 के शुरुआत में सिलेक्शन हुआ, तब तक मैंने केवल भाइयों की शादी में जो कपड़े एक कपड़े सिलाए थे, केवल उन्हीं से मैंने काम चलाया। एक कंडीशन ऐसी आ गई थी, मेरे एक जिगरी यार है रवीन, उसकी शादी थी और मैं इतना उत्सुक था, लेकिन मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं उसी टी शर्ट में जाना नहीं चाहता था, तो मुझे वो भी पैक करनी पड़ी। फिर क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट आया रिजल्ट आया तो मैं सक्सेस हुआ, मैं IRS बन गया। तो मुझे लाइफ में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। एक चीज़ ये थी कि लाइफ में फेल होना ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तुम सक्सेस होते हो, तुम सफल हो जाते हो तो सोसाइटी तुम्हें जानने की कोशिश करती है, लेकिन तुम जब फेल हो जाते हो तो तुम सोसाइटी को जानने की कोशिश करते हो। यही मंत्र है। अगर तुमने इस चीज़ को दिमाग में बिठा लिया तो मैं तुम्हें आज बताता हूं कि असफलता कुछ नहीं होती। जिंदगी की किसी भी रेस में अगर जाओगे तो आदमी हारता नहीं है, या तो कुछ जीत जाता है या कुछ सीख जाता है। तो ये मेरा मंत्र था। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि सफलता पाने के लिए तुम्हें फेलियर्स को मैनेज करना आना चाहिए। फेलियर बड़ी चीज़ नहीं है, पर उनको मैनेज करना आना चाहिए। जिस दिन तुम फेलियर्स को मैनेज करना सीख गए, उस दिन तुम्हारे सामने असफलता कुछ नहीं है, उसके जस्ट आगे तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि जिंदगी में 2 ही इंसान होते हैं, माँ और बाप, जो तुम्हें अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। तो अगर इस लड़ाई को जीतना है किसी भी, तो तुम्हें हर किसी से कंपटीशन करना होगा, और उसके लिए एक दिमाग में आग होनी चाहिए। वो आग होनी ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि आज हमारी और आपकी जो मुलाकात हुई है, वो इसी आग को बिठाए रखने के साथ उस सफलता को अचीव करने तक ये आग खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।